जी अस्सलाम वालेकुम। एफबीआर ने टैक्स लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2024 नेशनल असेंबली में प्रेजेंट किया है। अभी ये बिल की फॉर्म में अवेलेबल है और इस बिल में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। सेल्स टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं और इसके साथ साथ इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं। आज की वीडियो में हम इनकम टैक्स के ऊपर जो एक बड़ा चेंज है जिसके अंदर नॉन फाइलेंस के ऊपर अब रिस्ट्रिक्शन अप्लाई की जा रही है। आप गाड़ी, घर पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या आपके जो बैंक अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर अब आपकी रिस्ट्रिक्शन अप्लाई हो जाएंगी अगर आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर रहते हुए फाइलर नहीं है। इसके साथ साथ इस बिल के अंदर एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाएगी जो कि एलिजिबल पर्सन एंड इन एलिजिबल पर्सन की है। बेसिकली पहले जब फाइनेंस एक्ट आया उसमें एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाएगी लेट फाइलर की। अब एलिजिबल पर्सन और इन एलिजिबल पर्सन में क्या डिफरेंस है वो भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि जैसे एलिजिबल पर्सन, इन एलिजिबल पर्सन की, वो सबसे पहले देख लेते हैं कि एलिजिबल पर्सन कौन कहलाएगा और इन एलिजिबल पर्सन कौन कहलाएगा। Eligible person shall mean a person who has filed a return of income for the tax year immediately preceding the year of transaction। जिस साल आप कोई भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म करें, से आप घर लेना चाह रहे हैं, आप गाड़ी परचेस करना चाह रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या आप अपना अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आज का अगर मैं दिसंबर की डेट लूं तो इससे पिछला साल टैक्स ईयर 2024 देखा जाएगा। अगर आपने उसकी रिटर्न फाइल की होगी तो आप एलिजिबल पर्सन कहलाएंगे। और इसके साथ ये पहली कंडीशन है कि आप एलिजिबल पर्सन तब होंगे जब आपने पिछले साल की रिटर्न फाइल की हो। सेकंड कंडीशन है एंड हैज सफिशिएंट रिसोर्सेज इन द वेल्थ स्टेटमेंट इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल। और आपकी वेल्थ स्टेटमेंट जो आप बीइंग एन इंडिविजुअल फाइल करते हैं उसमें सफिशिएंट रिसोर्सेज हो। सफिशिएंट रिसोर्सेज को भी नीचे चल के डिफाइन किया गया है, वो भी हम देखते हैं। इन केस ऑफ अ कंपनी और एओपी, क्योंकि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर रहे होते हैं, उसमें भी आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज होने चाहिए और पिछले साल की रिटर्न आपने फाइल की हो तो आप एलिजिबल पर्सन कहलाएंगे। तो ही आप ट्रांजेक्शन हैं ये गाड़ी की, प्लॉट की, प्रॉपर्टी की, इन्वेस्टमेंट करने की या कोई बैंक अकाउंट ओपन करने की, वो आप परफॉर्म कर सकेंगे। अब सफिशिएंट रिसोर्सेज की डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि सफिशिएंट रिसोर्सेज का मतलब क्या है। सफिशिएंट रिसोर्सेज शैल मीन 130% ऑफ द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एसेट्स डिक्लेयर्ड बाय पर्सन इन हिज वेल्थ स्टेटमेंट। कैश एंड इक्विवेलेंट्स का मतलब होता है कि आपने जो बैंक के अंदर जो पैसे दिखाए हुए हैं, कैश फॉर्म में पैसे दिखाए हुए हैं, या आपने अपनी जो इन्वेस्टमेंट दिखाई हुई है, इसको आप फौरी तौर पे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी, आप उसको सरेंडर करके कैश में लेके आ सकते हैं। आपकी कुछ शेयर्स की इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आप लेके आ सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होगा कि सफिशिएंट रिसोर्सेज में यहां पे वो कह रहा है 130%। 130% किस चीज का? ऑफ कैश प्लस आपकी जो बैंक के बैलेंस है प्लस आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल अब आपकी टोटल कैश, बैंक और इन्वेस्टमेंट की अमाउंट आपकी स्टेटमेंट में आ रही है 1 मिलियन की। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि आपके सफिशिएंट रिसोर्सेज किस तरह निकलेंगे। 1 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 130%, ये आपका निकल आता है 1.3 मिलियन। तो आपके टोटल एसेट्स जो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में नजर आ रहे हो वो 1.3 मिलियन हो, जिसमें से 1 मिलियन आपके पास इन कैश फॉर्म या आपके पास बैंक फॉर्म में पड़ा हो तो आप एलिजिबल पर्सन कहलाएंगे। अब आपके पास अगर टोटल 20 लाख के एसेट्स हैं टोटल, उसमें से आप कहें कि 1 मिलियन मेरे पास कैश में पड़ा हुआ है, तो वो आपका फिर सफिशिएंट रिसोर्सेज की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, क्योंकि आपके टोटल एसेट्स जो हैं वो आपके जो कैश के फॉर्म में एसेट पड़े हैं उससे ज्यादा हैं। क्योंकि यहाँ पे 130% आपको बनता है 13 लाख रुपया, तो वो आपके टोटल एसेट 20 लाख हैं, तो दैट मीन्स आप उस डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे हैं। आपके पास इतने रिसोर्सेज डिक्लेयर्ड हैं कि आप वो ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकें, गाड़ी लेने की, कोई घर परचेज करने की, कोई आप इन्वेस्टमेंट करने की या बैंक अकाउंट ओपन करने की। अगर दूसरी तरफ हम ये देखें कि आपके अगर पैसे टोटल पड़े हुए हैं 12 लाख रुपए, टोटल आपके 1.2 मिलियन है और उसमें से कैश आपका है 1 मिलियन का, तो अगर आप 130% करें तो ये इस कंडीशन को मीट नहीं कर रहा, क्योंकि ये 1 लाख रुपए का शॉर्ट कैश है आपके पास, तो ये आपका सफिशिएंट रिसोर्स नहीं होगा। इस केस में फिर आप वो ट्रांजैक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, सफिशिएंट रिसोर्स नहीं होगा। चाहे आपने रिटर्न फाइल की भी होगी तो भी आपको इस वजह से रिजेक्ट कर दिया जाएगा कि आपने अपने वेल्थ स्टेटमेंट में टोटल जो एसेट्स दिखाए हैं वो आपके सफिशिएंट रिसोर्सेज डेफिनेशन को मीट नहीं करे, क्योंकि सफिशिएंट रिसोर्सेज आपके 130% होने चाहिए ऑफ योर टोटल कैश एंड बैंक बैलेंस। अब इसके बाद एक और जो टर्म है इनएलिजिबल पर्सन की, वो सिंपल यहाँ पे ये होगी कि जो बंदा एलिजिबल नहीं होगा वो इनएलिजिबल पर्सन कहलाएगा। तो एलिजिबल पर्सन डेफिनेशन क्लियर है हमारे सामने कि एक बंदा जो रिटर्न फाइल कर चुका हो पिछले साल की और उसके साथ साथ उसके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज अवेलेबल हो उसकी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर। अब हम चार रिस्ट्रिक्शन देख लेते हैं कि पहली रिस्ट्रिक्शन कौन सी है कि आप अपनी कोई भी गाड़ी, मोटर व्हीकल परचेज नहीं कर पाएंगे, उसको रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे बुकिंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है फॉर इनएलिजिबल पर्सन। परचेज, रजिस्ट्रेशन मोटर व्हीकल शेल नॉट बी एक्सेप्टेड और प्रोसेस्ड बाय एनी मैन्युफैक्चरर ऑफ अ मोटर व्हीकल और व्हीकल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। अब यहां मैन्युफैक्चरर का मतलब है कि जो एफबीआर है वो डायरेक्टली
अथोराइज्ड है, आपका जो गाड़ियों के मैन्युफैक्चरर हैं, कंपनीज हैं, सुजुकी, होंडा, टोयोटा, जो पाकिस्तान में बड़ी तीन बड़ी कार मैन्युफैक्चर कंपनीज हैं, उनको डायरेक्ट कर सकता है कि इस बंदे का आपने बुकिंग कंफर्म नहीं करनी, आपने ऑर्डर प्रोसेस नहीं करना। या अगर डायरेक्टली वो बंदा पहले से परचेज करके बैठा हुआ है, अब वो रजिस्टर करवाने जा रहा है, इस लॉ के आने के बाद वो एक्साइज को भी एफबीआई डायरेक्ट कर देगा कि आपने इस बंदे की जो व्हीकल है उसको रजिस्टर नहीं करना, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपने इशू नहीं करना। पहली रिस्ट्रिक्शन आ गई आपकी रिगार्डिंग मोटर व्हीकल। सेकेंड रिस्ट्रिक्शन आपकी अप्लाई हो रही है रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें आपका प्लॉट है, प्रॉपर्टी है, फ्लैट है। Any application or request by any eligible person to any authority responsible for registering, recording or testing transfer of any movable property more than such value in aggregate in a tax year। अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है कि एफबीआर एक वैल्यू डिफाइन करेगा कि उस वैल्यू से ज्यादा की अमाउंट की आप प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेंगे। अब वो वैल्यू अभी तक एफबीआर ने अनाउंस नहीं की, लेकिन फ्यूचर में जाके वो कोई नया सर्कुलर आएगा, उसमें वो बता देगा कि इतनी वैल्यू से ज्यादा की प्रॉपर्टी कोई बंदा परचेज नहीं कर पाएगा अगर वो इन एलिजिबल पर्सन है, अगर वो रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है, या उसके पास अगर सफिशिएंट रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। वो दोनों कंडीशन मीट होनी चाहिए। थर्ड, आपकी जो रिस्ट्रिक्शन अप्लाई हो रही है वो आपकी इन्वेस्टमेंट, जिसमें आपकी शेयर्स हैं, सिक्योरिटीज हैं, म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट है, वो आप अगर करना चाह रहे हैं तो आपको यहां पे भी पाबंदी फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि जो ब्रोकरेज हाउस है उसके ऊपर पाबंदी लगा दी कि वो आपका अकाउंट ओपन ना करें, या अगर अकाउंट ओपन है तो उसको मेंटेन ना करें। मतलब अगर ऑलरेडी आप एक ब्रोकरेज इन्वेस्टमेंट हाउस के अंदर अपना अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर देगा कि भाई अब नया लॉ आ गया, अब आप जब तक फाइलर नहीं बनेंगे, या जब तक आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में नहीं होंगे, मैं आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसी तरह अगर कोई एक ओपन मार्केट में जाके शेयर परचेज करना चाह रहा है, कि थ्रू ब्रोकर हाउस नहीं जा रहे, आप किसी अपने जानने वाले से डायरेक्टली शेयर परचेज करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन अप्लाई है कि एक बंदा डायरेक्टली भी अपनी सिक्योरिटीज नहीं बेच सकेगा उस बंदे को जो कि इन एलिजिबल होगा, टू एन एलिजिबल पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल और एन एओपी। एओपी पार्टनरशिप फर्म, उनके पार्टनर्स के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है, और एक इंडिविजुअल के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है इन्वेस्टमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट रिस्ट्रिक्शन जो आपकी बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंकिंग कंपनी शेल नॉट ओपन और मेंटेन एन ऑलरेडी ओपन अकाउंट। अब यहाँ पे आपकी पहली रिस्ट्रिक्शन है कि आपको इन बीइंग एन एलिजिबल पर्सन बैंक अकाउंट ओपन नहीं करने दिया जाएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी जो अकाउंट चल रहे हैं, करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, करंट और सेविंग दोनों का यहाँ पे जिक्र है, वो आपको मेंटेन नहीं करने देंगे। आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा, आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा कि आप उसमें फर्दर ट्रांजेक्शन ना कर सकें, अनलेस के आप एलिजिबल पर्सन की डेफिनेशन को मीट ना करें, विच इज आप अपनी पेशेसा की रिटर्न फाइल करें और अपने सफिशिएंट रिसोर्सेज अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में आप डिक्लेयर करें। सेकेंड कंडीशन जो इसी बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे पाबंदी लगा दी गई है, नॉट अलाउ कैश विड्रॉल फ्रॉम एनी ऑफ द बैंक अकाउंट्स ऑफ एनी पर्सन एक्सीडिंग द अमाउंट एज मे बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब यहाँ पे कैश विड्रॉल के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है। अगर आप इनएलिजिबल पर्सन है तो आपको अकाउंट मेंटेन नहीं करने दिया जाएगा, आपके अकाउंट को ओपन नहीं करने दिया जाएगा, आप सिर्फ आसान कैटेगरी का अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है कि आप एक खास लिमिट से ज्यादा अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकेंगे, जो एक्सीडिंग द अमाउंट वो अभी एफबीआई ने डिस्क्लोज नहीं की कि कितनी अमाउंट है, लेकिन यहाँ पे लिख दिया है कि जो आपका आसान अकाउंट भी ओपन होगा उसके ऊपर भी एक रिस्ट्रिक्शन होगी, उससे ज्यादा की अमाउंट का कैश आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो ये चार कंडीशंस हैं, जो कि चार पाबंदियां हैं जो कि लगा दी गई हैं ऑन इन एलिजिबल पर्सन, ऑन नॉन फाइलर्स, और वो एप्लीकेबल रहेंगी जब तक कि वो अपना स्टेटस चेंज नहीं कर लेते टूवर्ड्स एलिजिबल पर्सन, जो कि हमें डेफिनेशन पड़ी है। अब कुछ रिस्ट्रिक्शन ऊपर जो हमने बात की है, चार पांच जो पाबंदियां हैं, उनमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि कुछ लोगों को उसमें से निकाल दिया गया है, उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया कि वो अगर इस क्राइटेरिया को मीट नहीं भी करे, चाहे वो इन एलिजिबल है, नॉन फाइलर है, तब भी वो इस ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वो कौन कौन से लोग हैं? परचेज ऑफ रिक्शाज और मोटरसाइकिल, रिक्शाज और ट्रैक्टर्स। कोई भी बंदा अगर रिक्शा, मोटरसाइकिल या ट्रैक्टर परचेज करना चाह रहा है तो उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, वो कर सकता है। उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं बताई गई, कोई उसका स्टेटस चेक किया जाएगा, कोई वेस्ट नहीं चेक की जाएगी, डायरेक्टली वो जाके परचेज कर सकता है। परचेज ऑफ अ पिकअप व्हीकल हैविंग इंजन कैपेसिटी अप टू 800 सीसी। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली उसने मोड बता दिया कि भाई कौन सी गाड़ी पिकअप व्हीकल। एक नॉर्मल जो पैसेंजर कार होती है वो बात नहीं की जा रही, फॉर बिजनेस पर्पस बात की जा रही कि पिकअप यूजली या तो बच्चों को स्कूल से पिक एंड ड्रॉप पर सर्विस देने के लिए यूज होती है, या फिर आपने कोई बिजनेस में कोई डिलीवरी का बिजनेस है तो उसमें इस्तेमाल होती है। तो पिकअप गाड़ी आप परचेज कर सकते हैं अप टू 800 सीसी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन।
थर्ड एग्जाम्पशन है परचेज ऑफ सच मोटर व्हीकल अदर देन दोज मेंशन्ड इन क्लॉज ए और बी, ट्रक्स एंड बसेस सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन लिमिटेशन एज मे बी नोटिफाइड। अब यहाँ पे पिकअप गाड़ी के अलावा कोई और गाड़ी अगर आप परचेज करना चाह रहे हैं तो उसकी लिस्ट एफबीआर बताएगा कि भाई इन दो जो गाड़ियां हैं, व्हीकल्स हैं, मोटरसाइकिल, ट्रक या फिर आपका जो वो है रिक्शा, और इसके अलावा पिकअप गाड़ी, इसके अलावा कोई और गाड़ी, एफबीआर लिस्ट जारी करेगा। उसके अंदर बता देगा कि ये लोग ये इस तरह की व्हीकल परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज वो ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेंगे। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज अप टू सच लिमिट एज मे बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड। ऊपर हमने रिस्ट्रिक्शन पढ़ी कि वो बंदा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेगा, शेयर परचेज नहीं कर सकेगा अगर वो इनएलिजिबल है, लेकिन साथ एग्जाम्पशन दे दी कि कुछ हद तक एफबीआर लिमिट बता देगा कि इतनी अमाउंट तक की इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, इससे ज्यादा की अमाउंट की इन्वेस्टमेंट आपको अलाउड नहीं होगी। Any ineligible person who after filing his return of income for the latest completed tax year has filed sources of investment and expenditure statement। अब ऐसा बंदा जो कि पहले इनएलिजिबल था, उसको ऊपर ट्रांजेक्शन करने में मुश्किलात पैदा हो रही थी, उसने अपने आप को क्लियर करने के लिए रिटर्न फाइल की। उसके साथ साथ एक और कंडीशन भी उस पर लगा दी, उस बंदे ने एक और स्टेटमेंट फाइल करनी है, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट पहले कहीं भी एप्लीकेबल नहीं थी, एक नई स्टेटमेंट है जो कि एफबीआर ने लॉन्च की है। वेब पोर्टल के ऊपर भी इसको नया फॉर्म इसका अवेलेबल होगा। जो इनएलिजिबल पर्सन है, जो मतलब जो आज की डेट में या बिल पास होने की डेट पे नॉन फाइलर्स होंगे, उनको फाइलर जब बनना पड़ेगा, वो फाइलर में रिटर्न फाइल करने के साथ साथ एक स्टेटमेंट भी फाइल करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट कहलाएगी, जिसमें आप अपने खर्चे और अपनी सोर्स ऑफ इनकम उसको आप बताएंगे, और फिर उसकी स्टेटमेंट बताएंगे कि आपने पैसे कहाँ खर्च किए और कहाँ से आपके पैसे आए। ट्रांजेक्शन्स मेड बाय नॉन रेजिडेंट पर्सन। एक नॉन रेजिडेंट पर्सन मतलब आपका जो ओवरसीज हैं, एनआरपीज हैं, नाइटकोप में पीओसी होल्डर्स हैं, उनको एग्जाम कर दिया गया कि वो इन जो इस सेक्शन है, सेक्शन 114C, जिसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई की जा रही हैं, उससे वो एग्जाम्प्ट हैं। और पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी को भी एग्जाम किया जा रहा है, क्योंकि एओपीएस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है इन्वेस्टमेंट पे, लेकिन पब्लिक कंपनीज भी एग्जाम्प्ट हैं, और जो नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं वो भी एग्जाम्प्ट हैं। लेकिन एग्जाम्पशन में पब्लिक कंपनी और एनआरपी को एक पॉइंट पे एग्जाम्पशन अवेलेबल नहीं है। वो कौन सी है? क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज डी ऑफ सबसेक्शन 1, जो कि ये आ रही है पॉइंट नंबर 2, ये वाला कैश विड्रॉल का। मतलब एक ओवरसी पाकिस्तानी अगर नॉन फाइलर है तो उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन अप्लाई हो जाएगी कि वो एक खास अमाउंट से ज्यादा के पैसे अपने अकाउंट से विड्रॉ नहीं कर सकेगा। आप अपना अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, जो आपका पाकिस्तान में अकाउंट है वो आप मेंटेन कर सकते हैं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी, सिवाय एक रिस्ट्रिक्शन के, वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी अगर आप नॉन फाइलर हैं, वो पाकिस्तान में रहते हुए आप कैश विड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो फिर उस अकाउंट पे आप कैश विड्रॉ नहीं कर सकते। आप फंड ट्रांसफर करना चाहें तो वो कर सकते हैं, कैश विड्रॉ करने के ऊपर फिर आपकी रिस्ट्रिक्शन अप्लाई हो जाएगी। ये कुछ एग्जाम्पशंस थी। इसके साथ साथ अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट का जो वर्ड यूज किया गया, उसके बारे में भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे एक डेफिनेशन है, उसका बारे में भी बताया हुआ है यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट एंड सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट शेल मीन अ डिक्लेरेशन बाय पर्सन फाइल्ड ऑन द बोर्ड्स वेब पोर्टल स्पेसिफाइंग द सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर मेकिंग सच ट्रांजेक्शन। आप एफबीआर के पोर्टल पे जाके एक स्टेटमेंट फाइल करेंगे, इसमें आप अपने सोर्सेज ऑफ फंड्स बताएंगे, जो जिससे आप ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हैं, जो आप ट्रांजेक्शन परफॉर्म करने लगे, उसका सोर्स आप वेरीफाई करेंगे, तो ही जाके आपका उसमें नाम क्लियर होगा, आपको फिर एलिजिबल पर्सन में शामिल किया जाएगा। अब इसके साथ साथ एलिजिबल पर्सन की डेफिनेशन में इमीडिएट फैमिली मेंबर को भी शामिल किया गया है। मतलब कि अगर आप फाइलर हैं, तो आपके घर में जो आपके इमीडिएट फैमिली मेंबर हैं, अगर वो फाइलर नहीं भी हैं, तो आपकी वजह से उनको भी फाइलर समझा जाएगा। जैसे मैं फाइलर हूं और मेरे फैमिली मेंबर्स में मेरे पेरेंट्स हैं, स्पाउस है, और जो मेरे बच्चे हैं, अगर वो फाइलर नहीं भी हैं, मैं उनके बिहाफ पे कोई ट्रांजैक्शन कर सकता हूं अगर मैं फाइलर हूं। और उसकी कुछ कंडीशंस हैं फैमिली मेंबर्स की, कि ये लोग आपके इमीडिएट फैमिली मेंबर कहलाएंगे फॉर रिटर्न पर्पज या फॉर ट्रांजैक्शन पर्पज। Immediate family member in respect of an individual shall include his parents, spouse, son below the age of 25 years। अगर आपका बेटा है तो 25 साल से कम की उम्र तक का वो एलिजिबल आपकी आपके बिहाफ पे वो ट्रांजेक्शन कर सकता है। मतलब आप अगर फाइलर है तो उसको भी फाइलर समझा जाएगा। डॉटर हु इज अनमैरिड और विडोड और डिवोर्स्ड और अ स्पेशल चाइल्ड। अगर आपके पेरेंट्स इसमें आ गए, आपके स्पाउस, आपके जो बच्चे हैं उसमें बेटे की उम्र 25 साल तक है, जो डॉटर है उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, सिर्फ मैरिटल स्टेटस चेक किया जाएगा। और उसके साथ साथ अगर आपका कोई डिसेबल चाइल्ड है, उसके ऊपर भी एक एग्जाम्पशन अवेलेबल है कि वो अगर नॉन फाइलर होंगे तब भी उनको रिस्ट्रिक्शन नहीं फेस करनी पड़ेगी। कंडीशन ये है कि आप उनके बिहाफ पे ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे हो, और आपके स्टेटस को चेक करते हुए उनका स्टेटस भी क्लियर समझा जाएगा। तो ये एक नई अपडेट थी रिगार्डिंग सेक्शन 114 से, जिसमें नॉन फाइलर्स के ऊपर चार बड़ी
कंडीशंस, पाबंदियां अप्लाई कर दी गई हैं, जो कि इस बिल के पास होने के फौरन बाद एप्लीकेबल हो जाएंगी। अब जो लोग नॉन फाइलर हैं उनको सबसे पहले अपने पैसे की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, साथ एक इन्वेस्टमेंट और जो आपका एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट है वो भी फाइल करनी पड़ेगी। उसके बाद जाके आप इस सारे ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म कर पाएंगे विदाउट एनी लिमिट। इसके साथ साथ और भी चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाई गई, सेक्शन 175 AA है, जिसमें बैंक्स इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे अब एफबीआर के साथ। और बाय लॉ एक नया सेक्शन यहाँ पे एंटर कर दिया गया, इसको हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जो बाकी पॉइंट है सेल्स टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस कर रहे होंगे। अगली 3-4 वीडियोस इसी ऑर्डिनेंस के ऊपर होंगी, जो नया एक्ट पास होने जा रहा है इसके ऊपर ही होंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि आप तक रिसेंट टाइम रिसीव होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पर डिस्कशन होकर अपने हाथ रखिए। कल हाफिज।